प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूं। पाकिस्तान की मईशत को लेकर 4-5 बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनका जवाब हर कोई ढूंढने की कोशिश कर रहा है, और यही 4-5 सवाल आज मैं प्रोग्राम में उठाने जा रहा हूं। सबसे आम सवाल यह है कि हम पिछले कई महीने से सुन रहे हैं कि IMF प्रोग्राम आ रहा है, IMF प्रोग्राम आ रहा है। तो IMF का प्रोग्राम कहाँ अटका हुआ है, और जो इसहाक डार साहब ने जो अमेरिका जाना था उनको किसने रोका है वहाँ जाने से? ये बहस हुई, फिर दम तोड़ गई, लेकिन सवाल बाकी रहा कि ये पाया तकमील को क्यों नहीं पहुंच रहा और कब ये प्रोग्राम दोबारा शुरू होगा और 1 अरब डॉलर पाकिस्तान को मिलेंगे। दूसरा सवाल यह है कि महंगाई की शरह और पाकिस्तान की जो मुआशी ग्रोथ है, इसके हवाले से पाकिस्तान दुनिया भर के जो इदारों ने पाकिस्तान के लिए तखमीने लगाए थे, वो सारे तखमीने गलत क्यों हो गए और वो तखमीने अपने हदफ को क्यों नहीं पहुंच सके? मसलन IMF ने जो कहा था कि पाकिस्तान की महंगाई में जो महंगाई की शरह है वो 10% रहेगी, वो 21.9 अरब तक क्यों पहुंच गई? या वर्ल्ड बैंक ने कहा था कि मुआशी ग्रोथ जो है वो अक्टूबर 2022 में 2% की पेशगोई उन्होंने की थी, तो वो फिर 4% पर क्यों आ गई, नीचे क्यों चली गई? एक और अहम सवाल यह है कि डॉलर का क्या बनेगा और डॉलर कहाँ जाके रुकेगा? और मौजूदा सूरत हाल में सबसे अहम सवाल ये कि क्या हुकूमत के पास 21 अरब रुपए नहीं हैं जो वो स्पेयर कर सके इलेक्शंस को देने के लिए? तो ये तमाम सवाल आज हम प्रोग्राम में उठाने जा रहे हैं। मेरे साथ डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब मौजूद हैं, माहिर मुआशियात हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपको खुशामदीद कहते हैं। राना एहसान अफजल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वज़ीर-ए-आज़म के कोऑर्डिनेटर बराए कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। बहुत शुक्रिया राना एहसान अफजल साहब। और आलिया हमजा हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक पार्लिमानी सेक्रेटरी कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। आपको भी खुशामदीद कहते हैं। तमाम मेहमानों को का शुक्रिया। सबसे पहले डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, आपके ख्याल में ये जो कई शराइत पाकिस्तान ने IMF की मान ली हैं, लेकिन इसके बावजूद अभी तक ये प्रोग्राम अटका हुआ है, शायद दोस्त ममालिक से कुछ एश्योरेंसेस चाहिए हैं। आपके ख्याल में सिर्फ यही एक वजह है क्यों IMF का प्रोग्राम अभी तक जो है वो पाकिस्तान के लिए बहाल नहीं हो सका, और क्यों 1.1 अरब डॉलर नहीं मिल रहे? बहुत शुक्रिया आपका। पहले मैं आपसे ये अर्ज़ कर दूं कि इस वक्त पाकिस्तान की मईशत को और पाकिस्तान की सलामती को संगीन तरीन ख़तरात और संगीन तरीन चैलेंजेस दरपेश हैं, मगर बदकिस्मती से पूरी कौम जो है वो आइनी और सियासी मसाइल में उलझ गई है, और जो असल ख़तरात हैं वो पीछे चले गए। जहाँ तक IMF का ताल्लुक़ है, मैं समझता हूँ वो सब मिल के जितनी बर्बादी पाकिस्तान की करा सकते थे वो उन्होंने करा दी। अब हमें IMF से किस्त मिल जाएगी, और लेकिन किस्त मिलने से सिर्फ एक फ़ायदा होगा, और वो ये होगा कि जो बहरान इमीडिएट था वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जो चीज़ मैं अर्ज़ करना चाह रहा हूँ जिस पर कौम को हमें सोचना है, वो ये सोचना है कि जो खौफनाक चैलेंजेस इसके बाद सामने आएंगे, मैं एक एक जुमले में कोशिश करूँगा वो बता दूँ, ताकि वो चीज़ है जिस पर कौम को ज़रूरत है। वो तो पैसा तो मिल जाएगा, जो अब सब कुछ होता है हो चुका है। पहला बात यह है कि अगले 3 वर्षों में इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जो जौहरी क़ुव्वत है उसको 80 बिलियन डॉलर्स, 80 अरब डॉलर से ज़्यादा के बैरूनी कर्जे अगले 3 वर्षों में वापस करने हैं, जो जाहिर है कि हम अपने वसाइल से नहीं अदा कर सकते, इसमें किसी को कोई शुबा नहीं है। लेकिन ये बात भी यकीनी है कि ये पैसे हमें आम हालात में बाहर से नहीं मिलेंगे, जैसे कि बाजी में मिलते रहे थे। कर्ज़ों की रीशेड्यूलिंग में अभी कोई बहुत ज़्यादा गुंजाइश नहीं है। तो ये एक ऐसा ख़तरा है जिससे मईशत की सलामती, पाकिस्तान का जौहरी प्रोग्राम और पाकिस्तान की मईशत और आवाम सब जुड़े हुए हैं। ये पहला सवाल है कि अगर ये नहीं हो तो ये किन शराइत पर होगा, पहला सवाल। दूसरी जो है कि मेरे मुल्क के जो इम्पोर्ट्स हैं वो एक्सपोर्ट से दुगनी हैं, और 4 वर्षों में हमने 105 अरब डॉलर की रेमिटेंसेस से इसको पूरा किया है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि हुकूमत ने और स्टेट बैंक ने और सियासतदानों ने ये तस्लीम कर लिया है कि इस हमारे हुंडी हवाले का कारोबार बढ़ा है, सट्टेबाजी बढ़ी है, और स्टेट बैंक ने तो ऑफिशियली कहा कि इंपोर्टर्स जो है अपने पैसे अरेंज करें, हमारे पास नहीं है। और ये कहा गया कि जनाब ये पैसे हमने हुंडी हवाले से पूरे कर दिए हैं। तो 4 वर्षों में 105 अरब डॉलर की रेमिटेंसेज आई थी। अगर 2024 में जो मुझे खदशा है वो ये है कि IFATF ये सवाल उठाएगा कि भाई ये जो हुंडी हवाले का कारोबार है, जिसे आप खुद कह रहे हैं, जिसकी वजह से आपका डॉलर रुपी 178 से 288 पर आ गया, तो यही तो मनी लॉन्ड्रिंग है, यही तो टेरर फाइनेंसिंग है। तो वो सवाल फिर आ जाएगा। और अगर उस पर कदगन लगी जो कि 30 अरब डॉलर सालाना की आपकी रेमिटेंसेज है, तो फिर पाकिस्तान का क्या? ये दूसरा आम तो डॉक्टर साहब आप अभी देख रहे हैं कि जी बिल्कुल सही है। डॉक्टर साहब क्या आप अभी देख रहे हैं कि ये सऊदी अरब के बाद UAE की एश्योरेंस के बाद ये पैसे आ जाएंगे, और इसका इम्पैक्ट जो है वो क्या इतना पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा जिसकी हम तवक्को लगाए बैठे हैं? एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा, वो ये आएगा कि बहरान की कैफियत
फिलहाल ख़त्म हो जाएगी। इसके अलावा कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं आएगा। जैसे आपने तो ग्रोथ कहा 0.4 शायद सिफर ही हो जाए, शायद मनफी भी चली जाए, तो ये तो बुरानी कैफियत ख़त्म होगी। अज़दहा जो है चैलेंजेस का वो हमारे सामने है, जो अब आना शुरू होगा। मैं आपको बिल्कुल जिम्मेदारी से बता रहा हूँ, क्योंकि IMF का प्रोग्राम जून में ख़त्म हो रहा है। अब आगे की सोचें ना, ये तो हो ही जाएगा। अब उन्होंने जितनी तबाह करना था, अब जो खतरात थे जो मैंने आपको दो तो बता दिए थे, तो अगर आप कहें तो दो और एक जुमले में बता दूं कि ये रेमिटेंसेस से जो कदगन लगी। तीसरा ये था, क्या हमारी कौम इस बात के लिए तैयार है कि जो रेमिटेंसेस आती हैं इसका बड़ा हिस्सा बाहर वापस चला जाता है? सुप्रीम कोर्ट में ये बताया गया। क्या आज ये कानून मौजूद नहीं है कि आप मार्केट से डॉलर खरीदें और उसको बैरून करेंसी अकाउंट में पाकिस्तान में बैंकों में जमा करें और बैर भेज दें? अगर एक साल में 15 अरब डॉलर इस तरह से गए और 1 अरब डॉलर के लिए आप अपनी नाक रगड़ रहे हैं, जौहरी प्रोग्राम को खतरे में डाल रहे हैं, मगर ताकतवर तबकों को खुश रखने के लिए कोई ये बात नहीं कर रहा कि भाई ये आप तालीम के लिए पैसा चाहिए तो भेज दें, इलाज मुआवजे के लिए चाहिए। ये जो 15 अरब डॉलर मार चोरी का पैसा, जायज़ पैसा, नाजायज़ पैसे से डॉलर खरीद के बाहर जा रहा है, ये किसकी खिदमत कर रहे हैं? ये इतना बड़ा और प्रॉपर्टियां खरीदी जाती हैं जी, तो असासे बनाए जाते हैं। लेकिन मेरे राइट सर, मैं ये राना एहसान अफजल साहब जी जी ठीक है, राना एहसान अफजल साहब, ये इसहाक डार साहब ने जो कहा कुछ दिन पहले कि जी अमेरिका ये IMF हमें मना कर ही नहीं सकता, IMF हम नहीं सकता, हम उसके मेंबर्स हैं, एक बढ़ के उन्होंने पहले कुछ दिन पहले मारी थी, उसका बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट आया था। अभी ये हल्की फुल्की सी भड़क उन्होंने दोबारा मारी है, मैं आपको सुनवाना चाहता हूँ, जरा सुनिए। बड़ी हैरानगी की बात है कि कोई कह रहा है कि जी मुझे IMF ने मना कर दिया जाने से। IMF मुझे मना नहीं कर सकता जाने से। पाकिस्तान एक मुल्क है और पाकिस्तान वर्ल्ड बैंक IMF का एक मेंबर है, एक बेकारी नहीं है, और पाकिस्तान के डेलीगेशन को कोई मना नहीं कर सकता। किसने मना किया था राना एहसान अफजल साहब? ये डील मुकम्मल होने में एक बड़ी रुकावट जाहिर रही है, क्यों नहीं गए इसहाक डार साहब? किसने रोका और क्यों रोका? हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इसहाक डार साहब यही एक्सप्लेन कर रहे थे कि IMF किसी को मना नहीं करता कि कोई आए या ना आए। यहाँ तो वो असल में कियासराइयाँ जो हैं वो मार्केट में आ जाती हैं कि इसहाक डार इसलिए नहीं जा रहे। देखिए, यहाँ एक जो फाइनेंस बिल अभी पेश किया गया है, दोनों हाउसेज में इसहाक डार साहब ने टेबल किया है। दूसरा, वो ऑनलाइन मीटिंग्स को, IMF की मीटिंग्स को अटेंड कर रहे हैं जो जहाँ वो रिक्वायर्ड हैं। बाकी एक फुली केपेबल और ऑथराइज्ड डेलीगेशन पाकिस्तान से गया है IMF के साथ डील करने के लिए। और वैसे भी असद मैं आपको बता दूं कि जो चीजें करनी थी, प्रायर एक्शंस करनी थी पाकिस्तान की साइड पे, वो हम कर चुके हैं। एक्सटर्नल साइड के ऊपर जो कमिटमेंट्स हैं वो भी कुछ आ चुकी हैं, कोई इक्की दुखी रह गई है। हम 9th रिव्यू को मुकम्मल करेंगे, कामयाबी से मुकम्मल करेंगे, और 10th 11th को भी क्लब करके ये चीजें मुकम्मल होंगी। देखिए, मैं आपको बताऊं असद, कोई जमात जो साल सवा साल की हुकूमत के अंदर आए, वो कभी भी इलेक्शन ईयर के अंदर बिजली, गैस, पेट्रोल को महंगा नहीं करती। हमने अपनी पॉलिटिकल साख को कता नजर साइड पे रखते हुए हमने मुल्क के मफाद में वो इक़दामात लिए जो लेना जरूरी थी, और अगर ना लेते हम तो मुल्क दिवालिया हो जाता, और आज जिस तकलीफ से पाकिस्तानी गुजर हैं वो 5 गुना ज्यादा होती। देखें, बात यह है कि IMF जो, सही मैं एग्री करूंगा, आगे जो एक्सटर्नल साइड पे चैलेंज है वो बहुत हमंगस है। $80 बिलियन का आपने डेट वापस करना है अगले 3 सालों के अंदर। तो उसके लिए आपको क्या रिक्वायर्ड है? आपको रिक्वायर्ड है कि आप अपनी जो फिस्कल साइड है उसको आप संभालें। अब इसकी मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूं। जो प्राइमरी फिस्कल डेफिसिट है वो हमारे 5 साल दौर में जो 13-18 था वो -1% था। बेहतर होता ये 0 होता। PTI के दौर में वो -2.2% था, यानी कि दुगने से भी ज्यादा वो जो प्राइमरी फिस्कल डेफिसिट था वो बढ़ गया। तो यहां हमें प्राइमरी फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल करना है। आगे मूविंग ऑन, हमने ये जो सर्कुलर डेट था जो 1100 अरब पे हम छोड़ के गए 72 सालों में, जो ये 2400 अरब पे ले गए, आज हमें वो बिजली के नर्ख बढ़ा के उसको हमें फौरी तौर पे उसकी फ्लो को हमने रोका है। इसके साथ साथ रिफॉर्म्स हो रही हैं, थेफ्ट के ऊपर, लाइन लॉसेस के ऊपर कमी लाई जाएगी। इसी तरह गैस सेक्टर, सुन ले, आपने उसको $1100 अरब का किया सर, आपने भी तो डबल कर दिया ना। पीपल्स पार्टी ने जो आपको दिया था, ये जो आप जिक्र कर रहे हैं, ये आपने उसको डबल कर दिया, 1100 अरब पे ले गए, और PTI तो उन्होंने भी इसको डबल कर दिया। तो ये तो अब ये ऐसे मल्टीप्लाई होगा, आप होंगे तो ये शायद 24 से 48 अरब पे चला जाए।
नहीं, हमने इसकी फ्लो को रोका है ना। अभी ये आईएमएफ के मुआहदे के अंदर ये जो फ्लो है सर्कुलर डेट की, इसकी प्राइस हाइक करके और फिर लॉन्ग टर्म के अंदर या मीडियम टर्म में आप लाइन लॉसेस को कम करेंगे, आप थेफ्ट को कम करेंगे, इसको हमने इसकी फ्लो को रोक रहे हैं हम लोग। इसी तरह गैस सेक्टर की जो फ्लो थी, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता था गैस सेक्टर में। गर्जशी कर्जा ये 0 से 1400 अरब पे चला गया पीटीआई के दौर के अंदर, इसकी फ्लो को भी हमने रोक दिया है। तो ये सारे अनपॉपुलर इकदाम जो अब जो टेक्सटाइल सेक्टर आज जो रो रही है कि हमारी आपने सब्सिडीज खत्म कर दी, वो भी हमने वो सख्त फैसले लिए जो कि ना लेते तो शायद ये मुआहदा ना होता। तो हमने तो वो सारे अनपॉपुलर फैसले किए जो मुल्क के मफाद के लिए जरूरी थे। तो मूविंग फॉरवर्ड आपको दिल के साथ क्या करना किसान भी कर रहे थे। देखिए आपको आगे जी सर, मगर ये मसला ना, ये बता देना फिर $1.1 अरब डॉलर ना, ये क्या करेगा $1.1 अरब डॉलर हमारा क्या बिगाड़ लेगा पाकिस्तान की खराब होती मईशत? नहीं देखिए ये $1.1 अरब डॉलर दुनिया के अंदर एक तरीके से आपका ऑडिट क्लियर होना है कि आईएमएफ ने आपके प्रोग्राम की आपको तस्दीक दे दी कि आप एक फिस्कल डिसिप्लिन, एक मैक्रो इकोनॉमिक डिसिप्लिन में चल रहे हैं और आप आगे ये जो डेट आप ले रहे हैं ये सस्टेनेबल है। तो ये उस चीज की गारंटी है। और ये आपके फर्दर इनफ्लोज को जो आईएफआई से या बायलैटरल आपने लेने हैं या कमर्शियल बोरोइंग करनी है, ये आपको वो अलाउ करती है। तो देखें हम हकीकत ये है कि कोशिश यही है कि आईएमएफ से हम निकलें, लेकिन उससे निकलने के लिए भी हमें एक फिस्कल डिसिप्लिन दिखाना है, मैक्रो इकोनॉमिक साइड पर डिसिप्लिन दिखाना है। आज मैं एग्री करता हूं हमने ग्रोथ रेट कम हो गई है, हमने डिमांड डिस्ट्रक्शन की है, आज ये सब कुछ हुआ है, उससे तकलीफ दे है। लेकिन जो मुल्क के हालात थे, अगर हम इसको ये इस तरीके से ना डील करते तो फिर ये दिवालिया हो जाता। डॉलर्स की शॉर्टेज है और आज हमारे जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो तकरीबन 0 हो गया है, जो माहाना आ रहा है। दिवालिया होने से आपने मुल्क को बचा लिया। बिल्कुल ठीक है सर, ये हम रिपीटेडली सुनते हैं कि जी मुल्क अगर हुकूमत ना आती, जो मौजूदा हुकूमत है, तो ये मुल्क दिवालिया हो जाता। तो सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि इस मुल्क को दिवालिया होने से बचाया गया है। आप आलिया हमजा साहबा, आपने तो इस मुल्क को दिवालिया होने के धाने पर पहुंचा ही दिया था, बड़ी मुश्किल से इसको बचाया गया और ये अब $0.4 की जो इस वक्त ग्रोथ रेट है, ये भी ना होती अगर आप इस वक्त हुकूमत में होते। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असद साहब, मुझे अक्सर जो है ना, मतलब अफसोस इस बात का नहीं होता है, अफसोस इस बात का होता है कि मुल्क तबाह करके भी ना यहाँ पर आकर जिस तरह की ये लोग बातें करते हैं, और मतलब बड़े गट्स चाहिए ये बातें करने के लिए, इतनी कन्विक्शन के साथ ये आकर यहाँ कहानियाँ सुनाना और ये सब कुछ मलबा पीटीआई पे डाल देना। मुझे ये बताएं, 15 दिन पहले के वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से इसी वजीर आजम की स्टेटमेंट थी, जी मैं तो महंगाई मार्च करने आया हूँ और मैं तो मुल्क को 12% की महंगाई है 5% की महंगाई पर लेकर जाऊंगा। डॉलर इन्होंने 100 रुपए का करना था, 70 रुपए पर इन्होंने जो है वो पेट्रोल लेकर जाना था। बाकी तो बातें आप छोड़ दें इनकी, ये इन्हें किसी ने लाकर ये हुकूमत जो है ना, ये नहीं कहा था कि जी हमसे संभल नहीं रही, चले आए इस हुकूमत को ले लें। ये खुद अपनी मर्जी से इस हुकूमत में आए थे। और मैं ये बताऊं, जब मुअर्रिख लिख रहा होगा ना, हिस्टोरियन विल राइट दिस थिंग, तो वो क्या लिखेगा? वो लिखेगा कि ये उस चीज को रीबिल्डिंग पाकिस्तान कहते थे और उस चीज को मुल्क को बचाना कहते थे कि जिसमें बांग्लादेश की एक्सपोर्ट बढ़ रही है, लेकिन पाकिस्तान की एक्सपोर्ट इस वक्त 12 से 15% के ऊपर गिर रही है। जब सालाना टेक्सटाइल के एक्सपोर्ट का तखमीना लगेगा ना, तो अपने टारगेट से $10 बिलियन हम नीचे जाएंगे। और कल की रिपोर्ट आई है कि $2.5 अरब सिर्फ करेंसी एक्सचेंज के लिए, उसकी एडजस्टमेंट के लिए इस हुकूमत ने अवाम के जाया कर दिए। यानी पांव पड़े हुए हैं ये IMF के $1 अरब लेने के लिए, लेकिन अपनी नाअहली की वजह से एक्सपोर्ट में कमी, रेमिटेंसेस में कमी, डॉलर एडजस्टमेंट में कमी, ग्रोथ रेट 6% की ग्रोथ को आज IMF कह रहे हैं 0.5% की आएगी, ADB कह रहे हैं 0.4% की आएगी। बाकी सारे इदारे इनकी क्रेडिट रेटिंग को नेगेटिव में ले गए हैं। जो डिफॉल्ट स्वैप रेट था ना, जिसको डिफॉल्ट स्वैप रेट कहते हैं, 5% का था जिस दिन वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस टेबल हुई थी, आज वो 100% से भी ज्यादा चला गया। तो मुझे ये बता दें, मैं इनकी कहानियां मान लूं या मैं अवाम के हालात को मान लूं? जब इस दुनिया के अंदर बांग्लादेश, इंडिया अपनी एक्सपोर्ट, अपनी करेंसी को ठीक करें, पाकिस्तान की करेंसी गिर रही है। जब लेकिन इस वक्त आलिया साहब, एक सवाल यहाँ पर फिर ये पैदा होता है ना कि अगर मईशत की सूरत हाल, आलिया साहब एक सवाल ज़िमनी सवाल ले लें कि अगर आप मईशत की बहुत अच्छी सूरत हाल छोड़कर गए
तो कोई अपने पैरों पर सियासी कुल्हाड़ी तो नहीं मारता ना कि इतने सख्त फैसले करे और वो तमाम मुआशी फैसले, मुश्किल फैसले ले के जिसके तौर पर सियासी साख मुतासर हो। अगर सूरत हाल बेहतर होती तो ये इस हुकूमत को क्या ज़रूरत थी कि पेट्रोल को उठाकर ले जाते 250-300 रुपए पर, ना करते वो अगर उनको कुशन मिल रहा होता इकोनॉमी से। तो ये सूरत हाल तो कोई हुकूमत उनको देकर ही गई ना। मैं आपको ना मैं बड़ी अच्छी तरह आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये वही डर है जो अब डर है इनको इलेक्शन में जाने का। ये वही डर था इमरान खान की हुकूमत को गिराने का, जो खुरम दस्तगीर साहब, साद रफीक साहब, जावेद जो है लतीफ साहब और परसों बिलावल जरदारी साहब असेंबली में बता चुके हैं कि जी यहाँ पर इन्होंने ये कहना था हमारी 10 साला मंसूबा लेकर इमरान खान आया था। पता नहीं इनके दिमागों में इमरान फोबिया कितना सवार है कि उस 10 साला मंसूबे के ऊपर इन्हें कहा गया कि छलांग मारो और आ जाओ। मुझे ये बताएं, अगर इतने हालात हम बुरे छोड़कर गए थे तो ये मिनटों के अंदर $10 बिलियन कहां पर ले गए? और रोज का कर्जा चल रहा है, यहां पर रोज का कर्जा चल रहा है। 10 महीने क्या, 1 साल के अंदर रोज का एक जो इन लोगों के हालात है ना, जितना हमने 3.5 साल में लिया था उतना ये 1 साल में चढ़ाकर जा रहे हैं इस मुल्क के ऊपर। बाकी चीजें तो आप छोड़ दें, इस वक्त जो खत्ते गुर्बत से लोग जा रहे हैं, और मैं नहीं कहूंगी हफीज पाशा साहब बता रहे हैं 40 लाख लोग तो खत्ते गुर्बत से नीचे गिर गए, और उनकी जो प्रिडिक्शन है यानी आपकी ग्रोथ मुल्क की 6% से -2.5% में चली गई है। ये मुझे कह रहे हैं ना ये मुल्क बचाने आए थे। जरा मैं आपको ये बताती हूँ इन्होंने इस मुल्क के साथ किया क्या है। सिर्फ पेट्रोल की प्राइस के अंदर 1 साल के अंदर, और ये डेटा इनसे कहिएगा, पीबीएस डेटा जरा निकाल के रखिएगा, 80% इंक्रीज हुआ है। डीजल की प्राइस के अंदर 100% इंक्रीज हुआ है। आम बंदा जो उसका इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस है उसके अंदर सिर्फ 1 यूनिट के अंदर इन्होंने 10% का इंक्रीज किया है। गैस चार्जेस के अंदर इन्होंने 188% का इंक्रीज किया है। और मैं सिर्फ इतना बता दूं कि ये जो एलपीजी सिलेंडर जो एक आम बंदा यूज करता है 50% इंक्रीज किया है। मैं बताती हूँ इनकी ना अहली थी, इन लोगों की कंसंट्रेशन नहीं थी, इनका बेसिक और हमें लग रहा था कि ये 1100 अरब की करप्शन। 1 सेकेंड प्लीज, देखिए मेरी बात सुने, मैंने इनकी ना इतनी इलॉजिकल बातें पूरे 5 मिनट सुनी है। अब जरा इनको कहे पेशेंस से सुनना सीखें। मुझे सिर्फ इतना बता दें कंसंट्रेशन हो कि वो बिल पेश करे, मैं वही बता रही हूँ। उनको करने की बात नहीं है, उनकी कॉम्पिटेंस लेवल ही नहीं है। जिस शख्स को लाया गया था ना एक कह के जी बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर है, उसने ये प्रूफ कर दिया कि मेरी एडमिनिस्ट्रेशन है, मुझसे गलियां नाले पक्के करा लो। जिसको लाया गया ना इन्होंने कह के जी बेस्ट फाइनेंस मिनिस्टर है, वो बेस्ट फाइनेंस मिनिस्टर और जो कहता था मैं IMF को डील करना चाहता हूँ, आज IMF नाकों से चले चपा रहे और $1 अरब भी नहीं दे रहा। सिर्फ 1 सेकेंड, नहीं नाकाम होने की बात ही नहीं है। बात सारी है कि जब आपकी कंसेंट्रेशन हो 1100 अरब रुपए माफ कराने पर, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स कराने के ऊपर, जहां पर आप एहसास राशन वाली करारदाद को तो क्वैश कर दे, यहां पर बाजमात सारे यहां पर पहुंच जाए, या यहां पर सारी की सारी कंसेंट्रेशन हो कि अदलिया को हमने उसके इख्तियारात को कम कैसे करना है। ये जब चीजें हो ना तो अवाम की तरफ आपकी तवज्जो नहीं होती। शाहिद हसन सिद्दीकी साहब से बिल्कुल सही है। एक तो ये कि ये एक जाहिर है एक फैक्टर जो है वो इंस्टेबिलिटी का भी रहा है कि पाकिस्तान में जो मुआशी अदम इस्तेहकाम है इस सियासी अदम इस्तेहकाम के साथ भी जुड़ा हुआ है। बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि होंगे तो सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। मैं डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब से ये समझना चाहता हूँ कि क्या इस वक्त हमारी इकॉनमी में इतनी गुंजाइश भी नहीं है कि 21 अरब रुपए जो है वो इलेक्शन के लिए जारी किए जा सकें? ये कहाँ से जारी करने होते हैं? ये किए जा सकते हैं या नहीं किए जा सकते? और इसके लिए जो फाइनेंस बिल लाया गया है क्या ये दुरुस्त अमल उठाया गया है? मैं शाहिद हसन सिद्दीकी साहब से जानता हूँ और फिर एक गैलेप सर्वे का हम जिक्र करेंगे जिसने जो बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स है वो 520 बड़े कारोबारी शख्सियात के इंटरव्यूज करने के बाद ये निकाला है, और ये 90% जो है वो इस पर कमेंट नेगेटिव हैं। पाकिस्तान की इस वक्त कारोबार के लिए जो माहौल है इस पर हम बात करते हैं, एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम में आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर शाहिद सिद्दीकी साहब, एक जो सवाल इस वक्त हर शख्स के जहन में है, मुआशी अदम इस्तेहकाम और सियासी अदम इस्तेहकाम और फिर इंतखाबात
इस वक्त ऐसा लगता है कि तमाम चीज़ें लोगों ने वैसे ही रोक ली हैं, कारोबारी हजरात ने पैसे रोक लिए हैं, कारोबार चल नहीं रहा, मामला आगे नहीं बढ़ रहे कि जी इलेक्शन होंगे तो पता नहीं नई पॉलिसीज़ क्या आएंगी, नई हुकूमत क्या लेकर आएगी। सवाल मेरा यह है कि आपके ख्याल में पाकिस्तान की इकॉनमी का साइज़ देखते हुए, मौजूदा मुआशी हालात देखते हुए और 700 अरब रुपए का जो डेवलपमेंट बजट है उसमें से 470 अरब रुपए का बाकी पड़ा होना देखते हुए, ये जो हमारा जो बाकी फंड्स पड़े हुए हैं, आपके ख्याल में 21 अरब रुपए रिलीज किया जा सकता है? प्रैक्टिकली ये मुमकिन है या नहीं है? मैं सिर्फ एक जुमला इस पर कहूँगा, फिर आप मुझे थोड़ी सी इजाज़त दे दीजिएगा जो बात मैं करना चाह रहा हूँ। अगर हुकूमत पाकिस्तान चाहे सर तो 21 अरब क्या दे सकती है, कोई गिरा गुजरा मुल्क नहीं है। मगर मैंने शुरू में जो जुमला कहा था, मैं चाहता हूँ ज़रा सा आप मुझे इजाज़त दे दें। 80 अरब डॉलर के जो आपको कर्जे वापस करने हैं, ये बहुत बड़ी गलत फहमी है। ये हम आग से खेल रहे हैं कि IMF का प्रोग्राम मिलने के बाद ये पैसे आपको मिल जाएंगे। इस गलत फहमी को दूर कर दीजिए। ये पाकिस्तान की सलामती का मामला है, वो ज़माने ख़त्म हो गए। देखिए शौकत तरीन ने भी क्या कहा है पिछले दिनों, ज़्यादातर बातें उनकी सही नहीं होती, मगर एक बात सही उन्होंने कह दी। वो कहा कि पाकिस्तान को चाहिए कि 97 बिलियन डॉलर्स के कर्जों की रीशेड्यूल करा दें। यानी वो ये कह रहे हैं कि अगर ये 97 बिलियन के कर्जे आप रीशेड्यूल नहीं कराते तो बाहर से आपको इतना पैसा नहीं मिलेगा कि आप बच सकें। लेकिन वो जो चीज़ भूल गए, वो ये भूल गए कि 97 बिलियन डॉलर्स में से बहुत बड़ा हिस्सा है IMF, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक का, जो रीशेड्यूल नहीं हुआ करते, वो तो आप अलग कर दीजिए। फिर वो ये भी भूल गए कि पेरिस क्लब के कर्जे मुशर्रफ साहब 2030 तक वॉर एंड टेरर के बदले रीशेड्यूल करा चुके हैं। अब आपके पास बचा नहीं है रीशेड्यूल करने के लिए। तो मैं जो चीज़ आपको बता रहा हूं कि आप IMF से किस्त मिल जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन ये 80 अरब डॉलर का आपको कर्जे नहीं मिलेंगे IMF के पास दोबारा जाने के बावजूद। इल्ला ये कि आप कौमी मुफादात से कुछ मुखालिफ शराइत अमरीका की माने, जो सब समझते हैं कि क्या है। एक इस चीज़ को आप जहन से बिल्कुल हटाना बिल्कुल गलत बात होगी। ये बहुत संगीन बात है। मुल्क होगा तो इस दहे से बचेंगे तो ये सारे इल्ज़ाम तराशियाँ जो है वो करते रहेंगे। नंबर एक बात तो मैं बता दूँ। दूसरी बात जो मैं चीज़ आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये जो रेमिटेंसेस का मैंने आपको बताया, IMF चाहे जब चाहे उसके ऊपर कतगन लगा सकता है जी। ये इसमें सॉरी FATF, क्योंकि आपने तस्लीम कर लिया है कि आप वो बात कर रहे हैं। तो तीसरी बात ही मैं कह रहा था कि जो सरमाए का फरार हो रहा है, इसको अगर कोई पार्टी रोकने के लिए तैयार नहीं है तो फिर ये कैसे होगा कि बैरूनी करेंसी में पैसे जमा करके बाहर भेज दें। अब जो चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि वक्त नहीं होता, मैं आपको साबित कर सकता हूँ कि मईशत की तबाही में इमरान खान साहब की पार्टी और PDM दोनों का हाथ है। मैं आपको साबित कर सकता हूं, जिसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। मगर ये इस वक्त आपका मसला नहीं है, तो आप मुझे ये कहने की इजाज़त दे दें कि अगर ये नहीं हो सकता तो अगर जरदारी साहब ये कहते हैं कि डिफ़ॉल्ट से फ़र्क नहीं पड़ता, हमारे वज़ीर दफ़ा ये कहते हैं कि जी हम डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं, तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि जौहरी क़ुव्वत इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, जिसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, जिसमें अमेरिका और चीन का बड़ा इंटरेस्ट है, वो अगर खुदा न खास्ता डिफ़ॉल्ट करता है तो बहुत फ़र्क पड़ता है। आपकी रूह काम जाएगी कि जब उसके बाद पाकिस्तान को कहा गया। तो अगर आपने ये फैसला कर लिया है कि हमने डिफ़ॉल्ट करना है और उसके बाद उनकी शराइत मान के कौमी मुफादात के ख़िलाफ़ फैसला करना है, तो आप ये सियासी बहस करते रहें कि किसी गलती है किसकी नहीं है। नंबर एक तो बड़ी आम बात ये है, पैसे आपको नहीं मिलेंगे कौमी मुफादात के ख़िलाफ़ फैसला किए बगैर। कौम को हमें ये सोचना है कि ये हो क्या रहा है, ये नहीं मिलेंगे आपको पैसे, इतनी आसानी के साथ नहीं मिल जाएंगे। चीन के मुताल्लिक मैं आपको बता दूँ, वो हमारा दोस्त ज़रूर है, मगर चीन इस वक्त आलमी मालियाती निज़ाम में अपना हिस्सा ले रहा है। वो इस बात को मान चुका है मगरबी ताकतों के साथ कि आलमी निज़ाम से हट के वो पाकिस्तान की मदद नहीं करेगा। तो अगर आलमी निज़ाम में वो पाकिस्तान की मदद नहीं की जाती, FATF पड़ता है, तो चीन आपकी मदद नहीं कर सकेगा। और ये बात भी मैं आपको बता दूं, हम सियासत बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। चीन हमसे ये मुतालबा करने वाला है कि CPEC इस कनेक्टिविटी, और भारत को उसने शामिल किया, ब्रिक्स में पाकिस्तान को शामिल नहीं किया ब्रिक्स के अंदर। तो वो चीन हमसे ये कहेगा कनेक्टिविटी के लिए भारत को आप ज़मीनी रास्ते से दें, राहदारी कमर्शियल के लिए, जो आप 1948 से कह रहे थे कि कश्मीर के बगैर नहीं होगा, वो देना पड़ेगा। और ये हम भी अभी भूल गए हैं कि G20 का जो इजलास हो रहा है नई दिल्ली में, वहाँ पर ये फैसला हुआ है कि उसकी कुछ मीटिंग्स जो हैं, कुछ मीटिंग्स समिट नहीं, कुछ मीटिंग जो हैं वो मकबूजा कश्मीर में होंगी। देखिए आप हम कहाँ जा रहे हैं। पाकिस्तान बचाने की बात करें, किसने किया किसने नहीं किया, मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि दोनों पार्टियों के जिम्मेदार हैं। सबूत कर दे सकता है, लेकिन इस वक्त मसला ये है, हमको चाहिए डिस्कशन ये। लेकिन डॉक्टर साहब ये समझाइए। जी 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 डॉक्टर साहब, अभी हमें 1 अरब डॉलर के लाले पड़े हैं और हम चाहते हैं कि किसी तरह 1 अरब डॉलर आ जाए। हमारी जो इस वक्त ज़र मुबादला के ज़खायर हैं वो 4.2 अरब डॉलर हैं। ये जो 3 साल में 80 अरब डॉलर के कर्जे वापस करने हैं, इसमें से आप कह रहे हैं कि बेशतर जो कर्जे हैं वो रीशेड्यूल हो नहीं सकते।
तो फिर होगा क्या अगले 3 साल में, क्या मंजरनामा होगा? जो नई हुकूमत आएगी वो भी क्या करेगी? देखिए, नई हुकूमत आएगी, दोनों में से कोई भी है, वो ये कहेंगे कि मईशत तबाह बर्बाद है। अगर पीटीआई आती है तो वो कहते हैं ये तबाह करके भाग गए, अब 4 साल आप कुर्बानी दें। और कौमी मुफादात के खिलाफ फैसला किए बगैर अमेरिका आपको यह कर्जे नहीं दिलवाएगा आपसे। इसी वजह मैं बता दूं, हेनरी किसिंगर का आप बयान पढ़ लें, हमारे लोग मेहनत नहीं करते। हेनरी किसिंगर ने कहा था कि दहशतगर्दी की जंग असल जब होगी वो उस वक्त शुरू होगी जब अमेरिका में हमारी कार्रवाइयाँ ख़त्म हो चुकी होंगी और उसका महवर अफगानिस्तान से बाहर होगा। वो ये जो हो रहा है, पाकिस्तान को कहा जाएगा कि अगर आपको पैसे चाहिए तो आप अपने जौहरी प्रोग्राम की तरफ भी जाएं और मशरिकी वस्ता के तनाज़े में भी मुलव्विस हों और आपसे डू मोर। तो ये इस तरफ वो आपको ले जाया जा रहा है। तो या तो आप डिफ़ॉल्ट करके वो शराइत मानेंगे या आप पहले ही मान लेंगे कंफर्ट जोन में जाने के लिए। हमें कौम को ये सोचना है कि अगर इंतखाबात से पहले इस्लाहात को कानूनी शक्ल नहीं दी गई, टैक्सों के लिए और जो है तवानाई के लिए, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 111(4), तालीम सेहत, तो पाकिस्तान की सलामती को जो खतरात होंगे वो इतने ज़्यादा होंगे कि ये बातें बहुत छोटी लगने लगेंगी कि पीडीएम ने तबाह किया या इमरान खान ने तबाह किया। असल चीज़ ये है कि कोई भी पार्टी मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, वो इस्लाहात नहीं कर सकती। तमाम मिलके कानूनी तौर पर सुप्रीम कोर्ट तो मजबूर कर सकती है 184(3) के तहत, क्योंकि 184(3) के तहत वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का केस सुनना सुप्रीम कोर्ट के इख्तियार से बाहर था, लेकिन उन्होंने फैसला कर दिया। लेकिन ये हम क्यों भूल रहे हैं कि 21 अरब अभी आप दे दें। मैं एक सवाल उठाना चाहता हूँ, अगर आपने इलेक्शन करा ली, एक पार्टी आ गई, अगर 2 महीने के बाद वो फिर असेंबली तोड़ दे तो फिर 22 अरब डॉलर देंगे, 22 अरब रुपए देंगे। भाई तमाशा ये नहीं है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ये बड़ी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। आप सिर्फ एक ही चीज पे बात करें। आप फरमा रहे हैं कि बहरान इससे बहुत ज्यादा संगीन और संजीदा है जितना इसको दिखाया जा रहा है या लिया जा रहा है। जो हम बहस कर रहे हैं, इस बहस से अंदाज़ा ये बहस जो है उसका इहाता नहीं कर पा रही जितना संगीन वो ये बहरान है। आपकी बात से मैं ये समझाऊं, मैं एक गैलप बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स का जिक्र करना चाहता हूँ। राना एहसान अफजल साहब, ये गैलप की तरफ से हुआ है और इस कारोबारी इदारों के मालिकान के इंटरव्यूज पर मबनी है। इसके ज़रा कुछ पॉइंट्स मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, फिर आप इसका जवाब दीजिएगा। देखिए, ये रिपोर्ट सामने आई है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि गुज़श्ता साल के सियासी अदम इस्तेहकाम ने मुख्तलिफ इक़्तिसादी बहरानों और कारोबारी अदम तहफ़्फ़ुज़ को बढ़ावा दिया है। इस सर्वे में पाकिस्तान भर में 2023 की पहली तिमाही में तकरीबन 520 कारोबारी इदारों के मालिकान के इंटरव्यूज़ किए गए हैं। यह मश्क 3 वसी हिस्सों पर मुश्तमिल थी, जिनमें मौजूदा कारोबारी सूरत हाल, मुस्तकबिल की कारोबारी सूरत हाल और मुल्क की समत शामिल थी। तिमाही की बुनियाद पर इन तीनों शोबों के इंडेक्स वैल्यू कम तरीन सतह पर गिर गई है। सर्वे में शामिल 2/3 शख्सियात ने कहा है कि उन्हें पहले की निस्बत खराब या बदतर हालात का सामना है। कारोबारी हालात बहुत खराब होने की तस्दीक करने वाले कारोबारों की तादाद में 7% इजाफा हुआ है। पिछली तिमाही से 1% पॉइंट की कमी के साथ मौजूदा कारोबारी सूरत हाल का स्कोर मनफी 32% पर आ गया है। और आखिरी 2 निकात जो मैं शेयर करना चाहता हूं वो ये है कि तकरीबन 61% कारोबारी शख्सियात ने कहा कि उनकी मुस्तकबिल की तवक्कुआत मनफी हैं, जबकि सिर्फ 38% ने सूरत हाल में बेहतरी की तवक्को जाहिर की है। फ्यूचर बिजनेस कॉन्फिडेंस स्कोर तिमाही बुनियादों पर 11% पॉइंट्स की कमी के साथ अब मनफी 22% पर आ गया है। और मुल्क की समत के बारे में कारोबारी बरादरी के तासुरात जनवरी में मनफी 75% से मार्च में मनफी 79% तक गिर गए, जिनमें से 90% कारोबारी शख्सियत ने कहा कि मुल्क गलत समत में जा रहा है। राना एहसान अफजल साहब, एक पिक्चर तो वो दिखाई है पाकिस्तान के मुस्तकबिल के हवाले से अभी डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब ने, और दूसरा अगर हम सिर्फ इंटरनल इश्यूज की बात कर लें, यानी आम आदमी की जिसने रोटी कमा के खानी है, यानी अगर कारोबार चलेंगे, कारोबारी शख्सियात के बड़े बिजनेस चलेंगे तो मजदूर का भी चूल्हा जलेगा। तो ये सूरत हाल भी बड़ी मायूस कुन है। तो कोई बेहतरी का जो मंजर है वो आप कैसे देखते हैं? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि मुल्क जो है एक बहुत मुश्किल तरीन इकोनॉमिक सिचुएशन से गुजर रहा है। लेकिन अगर उसको हम लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, 2-3 चीजें हुई हैं दुनिया के अंदर, एक्सटर्नैलिटीज हुई हैं जिससे बड़ा हम मुतासिर हुए हैं। एक तो रशिया यूक्रेन की वॉर ने पेट्रोलियम प्राइसेस को आसमान तक ले गए, LNG की प्राइसेस आसमान तक ले गए। जो हमारा 12-13 अरब डॉलर की इंपोर्ट होती थी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की, वो 28 अरब डॉलर पे चलेगी। जहां हमारी फूड इंपोर्ट्स 4-5 अरब डॉलर की होती थी, वो 10-11 अरब डॉलर पे चलेगी। तो ये वो अजाफी डॉलर्स हमारी जो इंपोर्ट बिल का जो है वो उसके अंदर एड ऑन हो गए।
तो ये चीजों से असर पड़ा है। हम इंपोर्ट कंप्रेशन कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है जिन लोगों के रॉ मटेरियल्स नहीं आ रहे, जिन बिजनेसेस के, जिन ताजरों के इंपोर्टेड आइटम्स नहीं आ रहे, वो सब परेशान हैं। और अब आपकी जब ग्रोथ रेट नीचे आई है तो ये यही शो करती है कि आपकी इकोनॉमी स्लो डाउन कर रही है। लेकिन यही तो बात है, क्या हम बड़े बड़े करंट अकाउंट डेफिसिट्स को सस्टेन कर सकते हैं? क्या जो 18 अरब डॉलर का जो करंट अकाउंट डेफिसिट आखिरी साल में हुआ, क्या हम ग्रोथ रेट के पीछे आज 20 अरब डॉलर का करंट अकाउंट डेफिसिट? डॉलर्स की शॉर्टेज है, इस मुल्क को डॉलर्स की शॉर्टेज है। तो रास्ता क्या है? रास्ता यही है कि आपको अपनी एक्सपोर्ट्स को इक्वेट करना होगा इंपोर्ट और रिमिटेंसेस, एक्सपोर्ट प्लस रिमिटेंसेस इंपोर्ट के साथ आपको इक्वेट करनी होगी। अपनी चादर को देख के पैर फैलाने पड़ेंगे और उसके मुताबिक के साथ चलना पड़ेगा। ये जो डॉक्टर शाहिद साहब बातें कर रहे हैं, जो आप कर रहे हैं, मैं नाकाम रहे हैं, वसूख से कह सकता हूं कि अभी तक नहीं, मैं आपको नहीं, करंट अकाउंट डेफिसिट तो हमने कर लिया कंट्रोल, इंपोर्ट कंप्रेशन से किया, जो कि लॉन्ग टर्म नहीं हो सकती सोल्यूशन, हमें इसके ऑल्टरनेटिव पे जाना होगा। लेकिन मैं आपको वसूख से ये कह सकता हूं कि अभी तक किसी ने पाकिस्तान की सलामती के जो न्यूक्लियर पॉइंट ऑफ व्यू से कोई बातचीत नहीं हुई। किसी अदारे ने, किसी मुल्क ने इस चीज के ऊपर पिन पॉइंट भी नहीं किया, ना कोई बातचीत हुई है। जो डेट है वो इसी तरह ही होता है मुल्कों के अंदर कि आप उस डेट को जो है दोबारा आप रिन्यू करते हैं। अगर कमर्शियल बोरोइंग है तो आप उसी को पुराना पे ऑफ करके और थोड़ा सा एड ऑन कर लेते हैं। इसी तरह मुल्क चलते हैं। जो आपकी अगर जीडीपी ग्रोथ हो, आपकी इकोनॉमी ग्रो कर रही हो, तो यही मॉडल होता है। पाकिस्तान का पोटेंशियल है, आईटी में बहुत पोटेंशियल है। ये एक्सपोर्ट्स जो 3-4 अरब डॉलर पे हैं, ये 15-20 अरब डॉलर पे जा सकती हैं अगले 3-4 सालों में। आपका एग्री के अंदर आप अपना फूड इंपोर्ट को आप जो है वो कम कर सकते हैं। ये जो 10 अरब डॉलर पे चला गया है, इसके अंदर सेल्फ रिलायंट था पाकिस्तान आटे के ऊपर। चीनी हम इंपोर्ट नहीं कर रहे थे। ये बदकिस्मती है कि जो 4 साल पीटीआई के हैं कि हमें इंपोर्ट करना पड़ गया। इसी तरह जो पेट्रोलियम की प्राइसेस हैं, इंशाल्लाह वो वापस आ रही हैं। तो जो आउटलुक जहां हमें लगता है कि डूम्सडे सिनेरियो है, नहीं, वो दुनिया में वापस आ रही है ना, पाकिस्तान में तो नहीं वापस आ रही। चैलेंजेस राना साहब, लेकिन दुनिया में पेट्रोलियम की प्राइसेस वापस आ रही हैं, पाकिस्तान में नहीं आ रही। देखें तो ठीक है। और वो जो आप कहा चाह रहे हैं वो सब्सिडी वाला के अमीरों से पैसे को 400 रुपए का पेट्रोल बेचें और गरीबों को आप 200 रुपए का पेट्रोल बेचें, ये भी एक प्रैक्टिकल मंसूबा नहीं लग रहा। सब्सिडीज का असद चलें इसका आलिया से जवाब ले लें, फिर हमें टारगेटेड सब्सिडी देनी है, गरीब तबके को देनी है। असदुल्लाह साहब, मेरी बात पता नहीं ये मुमकिन भी है या नहीं, ये तो सवाल है ना कि क्या ये अमली तौर पर मुमकिन है या नहीं है। इसमें बहुत सारे लूप होल्स हैं अभी। जी आलिया साहब, ये ऐसे ही मुमकिन होगा जिस तरह आईटी की लाइनों में इन्होंने लोगों को खड़े होकर मरवाया था। मैं ना ब्रॉडर पिक्चर पर बात करना चाहती थी। 1-2 मिनट में मैं पहले इनकी बात का जवाब देकर जरा शाहिद साहब की बात का जवाब दे दूं। 20 अरब का जब इन्होंने करंट अकाउंट खसारा छोड़ा था ना, तभी आकर हमें ये बता रहे थे हम तो इकोनॉमी बहुत अच्छी छोड़ के गए थे। आज वही बातें कर रहे हैं जो पीटीआई अपनी इकोनॉमी का एक रोड मैप देकर गई है। काश कि आपने उस इकोनॉमी के रोड मैप को कंटिन्यू होने दिया होता तो आज रिमिटेंसेस भी होती है, आज एक्सपोर्ट्स भी होती है, आज इंडस्ट्रीज भी लगी होती है, आज ना माशी बहरान होता, ना अदालती बहरान होता, ना अवाम का बहरान होता। मैं जो यहाँ पर बात करना चाह रही थी, इमरान खान ने तो सिर्फ 1 सेकेंड प्लीज 1 मिनट, आप तो टैक्स ही नहीं पूरा लेकर दे सके, आप आगे की क्या बात करेंगे? अब जरा ना सुकून से जरा सुनिएगा, क्योंकि मैं बहुत ब्रॉडर पिक्चर की बात करना चाहती हूँ। मैं ये बात करना ही नहीं चाहती कि कौन सी माशी बदहाली या 21 अरब देकर आप इस मुल्क को कैसे बचा सकते थे। शाहिद साहब याद करें वो वक्त जब इमरान खान गया था वहां पर रशिया से सस्ता तेल लेने, सस्ती गंदम लेने अपने अवाम के लिए, जिसकी कॉस्ट उसे पे करनी पड़ी थी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के सूरत में। देखिए 1 मिनट असदुल्ला साहब प्लीज, इनसे रिक्वेस्ट ये है कि मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात प्लीज आज बात कर लेने दीजिएगा। हो रही है ना सऊदीया ईरान के साथ, वियतनाम के साथ अपना इंडस्ट्रियल फ्रंट जो है, अपना इंडस्ट्रियल फ्रंट यहाँ पर शुरू कर रहे हैं। हम यहाँ पर क्या करें, हम यहाँ पर मुकदमात बना रहे हैं दहशतगर्दी के, बगावत के, और हम ये कह रहे हैं कि जी ये बंदा जो है ना ये मुल्क के मफाद में नहीं है। इस वक्त जो सूरत हाल है
पेरिस की अगर मैं बात करूं, फ्रांस क्या कर रहे हैं? फ्रांस के LNG के जितने सौदे चाइना के साथ हो रहे हैं वो डॉलर में नहीं हो रहे, वो चाइनीज करेंसी में हो रहे हैं। ब्राजील में इस वक्त जो सबसे बड़ा रिजर्व है वो चाइनीज करेंसी का रिजर्व है। और इसी तरह से जापान ने यूनाइटेड स्टेट और अपने अलाइज के साथ जितनी भी जो बाइंग थी वो बंद कर दी और रशिया से ऑयल ले रहे हैं। ये एक ब्रॉडर पिक्चर है, जिस ब्रॉडर पिक्चर को देखते हुए हम अपने फैसले अगले इकोनॉमिक कर रहे थे। उस दिन जब इमरान खान आया था ना, तो अपना इकोनॉमिक रोड मैप लेकर आया था और उसने चैलेंज किया था इन 14 पार्टियों को, कंपनी को, कि आए और बताए मैंने अपना इकोनॉमिक एक आप लोगों को दे दिया है कि ये मेरा रोड मैप होगा जब मैं हुकूमत में होगा। आपका रोड मैप क्या है? आपका रोड मैप ये है, अवाम को आटे की लाइनों में लगा दो, उनको वहां पर मार दो, अवाम को सब्सिडी पेट्रोल वाली जो पॉसिबल ही नहीं है उसकी लाइन के एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दो। यहां पर आकर आज अभी की खबर चल रही है 15 अरब रुपए इन्होंने अवाम के ऊपर एक और बिजली बम गिरा दिए। एक अभी जब फर्स्ट आएगी, जो फर्स्ट ऑफ द मंथ आएगी, ये जो कह रहे हैं कि हम कम करेंगे पेट्रोल की प्राइस में और इजाफा कर देंगे। ये लोग रोज के बेसिस के ऊपर ये टैक्सेस में इजाफा करें, इंटरेस्ट रेट के अंदर इजाफा करें, आम आवाम का जीना दोभर हो गया है। ये नहीं है, अगर आप उसी चीज को कंटिन्यू करते, सस्ती गंदम लेते, सस्ता ऑयल लेते, सस्ती चीजें लेते, इंडिया अपना रिलायंस कर रहा है, चाहे वो अमेरिका का एलाय है। अगर ब्रॉडर पिक्चर ही देखनी है तो इतना हौसला तो करते, सिर्फ ये कहकर के अमेरिका हमारी लाइफ लाइन है। अब उस लाइफ लाइन ने आपके साथ क्या किया है? $1 अरब के लिए आपको IMF की मिन्नतें करनी पड़ी हैं। आपको सऊदीया ये कह रहे हैं कि मैं तब तक नहीं करूंगा जब तक मुझे कोई गारंटी नहीं होगी। रोलर कोस्टर जो चले जी, इनको आप दोनों के दरमियान एक डिबेट है, तो मैं लॉजिकल बात करना चाहती थी, लेकिन ये पॉलिटिकल रेटरिक पर आना चाहते हैं, उस पर आना चाहते हैं ना पॉलिटिकल रेटरिक। तो इन्हें बता दें इनके अपने वजीर आजम की क्या स्टेटमेंट है, वजीर दिफा की क्या स्टेटमेंट है। मसला ये नहीं है इन लोगों के साथ, मसला इनके साथ, मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेने दें। ये है कि ऐसे लोगों को हमने कॉमर्स और इंडस्ट्री में रख दिया जिनका कॉमर्स और इंडस्ट्री के साथ ताल्लुक नहीं है, और उन लोगों को हम ले आए जिनका फाइनेंस से ताल्लुक नहीं है। एक छोटा सा ब्रेक लेने दें। आप लाकर बिठा देंगे और फाइनेंस मिनिस्टर बना देंगे तो ना IMF काबू में आएगा, ना हुकूमत के बाकी हुकूमतें आएंगी आपके काबू में। ठीक है, किसी इकोनॉमिस्ट डॉक्टर साहब, डॉक्टर शाहिद के सामने मैं रखता हूं ये सवाल, ये कि ये सस्ता तेल और सस्ती गंदम ये एक ऐसा मंसूबा था जो आ जाता तो ये इनकलाबी कदम हो सकता था और ये सूरत हाल आज ना देखना पड़ती, उस वॉर का इम्पैक्ट पाकिस्तान के ऊपर ना आता। क्या डॉक्टर साहब इससे इत्तेफाक करते हैं? ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामद कहते हैं। डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, अब एक तो ये बहस होती है हमारे यहाँ कि सस्ता पेट्रोल और सस्ती गंदम जो है वो इमरान खान रशिया लेने गए थे, अगर ये हुकूमत न जाती वो आ जाता और ये महंगाई का इम्पैक्ट जो इस वक्त आवाम के ऊपर आया है ये ना आता। आप इस नुक्ता नज़र से इत्तेफाक करते हैं? पहले मैं आपसे एक जुमला कहने की इजाज़त ले रहा हूँ कि हमारे इसहाक डार साहब ने कौमी असम्बली में और कौमी असम्बली से बाहर 4 मरतबा कहा है, 4 मरतबा, और वो ये कहा कि तहरीक इंसाफ के दौर में हमारी जो इकनॉमी की रैंकिंग थी वो 21 से 47 पर आ गई, यानी 21 से 47 लेकर गए तहरीक इंसाफ। ये तहरीक इंसाफ पर एक बहुत संगीन चार्जशीट है, लेकिन मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि ये फिगर बिल्कुल गलत है, वो 41 से 47 गई है। तो तहरीक इंसाफ से मैं ये पूछना चाहता हूँ, इतनी बड़ी टीम लिए घूम रहे हैं, उनके मुंह से कभी एक जुमला निकला कि जनाब मेरे ऊपर चार्जशीट कर रहे हैं 41 से 47, वो 21 से 47 ऐसा नहीं है, वो 41 से 47 आया है। इसका मतलब ये है कि कोई संजीदा मेहनत दोनों पार्टियां नहीं कर रही कि उनके पास कोई थिंक टैंक हो, वो उनको बताए कि जनाब ये आदाद शुमार हैं, ये फैक्ट्स हैं, IMF ये कह रहे हैं। हम हवा में बात करके इल्ज़ाम तराशी और नफरत की बुनियाद पर डिस्कशन करते हैं, इल्ज़ाम तराशी और नफरत की बुनियाद के ऊपर जो है हम इलेक्शन की तैयारी करते हैं। ये बहुत संगीन बात मैंने बताई है, अगर कोई जवाब देना, ये क्यों हुआ? इसलिए हुआ कि हम हवा में बात करने के आदी हैं, इल्ज़ाम तराशी के। हम ये बात भूल रहे हैं कि जिस वक्त रशिया ने एक तो अभी तक तस्दीक कभी नहीं की, उनके सफ़ीर से इंटरव्यू किया गया था, लेकिन मैं 1 मिनट के लिए मान लेता हूँ कि कोई बातचीत आगे बढ़ी थी। मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ कि पहले तो उसका रेस्ट्रिक्शन है, 1 हद से ज़्यादा आप सस्ता तेल नहीं ले सकते, G20 की रेस्ट्रिक्शन है नंबर 1। दूसरी ये कि IMF ने दांत तेज किए हुए हैं
कि आप सस्ता तेल दीजिए तो वो आपके ऊपर जीएसटी बढ़ाने के लिए वो डालेगा, इसलिए कि हमारा बजट खसारा आसमान से चला गया है। हमारा मसला वही है कि आप अगर अपना बिल्कुल भी नहीं घर ठीक नहीं करते तो ये हो ही नहीं सकता। ये मैं बता रहा हूँ, अगर मेरे मुल्क के 4 साल में कर्जे जो है 30,000 से 63,000 पर आ गए, यानी 71 साल में जो हुए थे उतने 4 साल में हो गए, तो ये सारे आपके ख्याल से छोटी मोटी चीजों से कितने हो गए? 13,000 अरब तराशी करना, मैं इल्जाम तराशी नहीं कर रहा कि किसकी गलती है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि हम हवा में बात करना छोड़ें। इतने 31-32,000 के कर्जे, अरब के कर्जे बढ़ गए, तरक्याती सर पूरा व्हाइट पेपर शाया कर दिया इन चीजों के ऊपर, हम हवा में बात कर रहे हैं। आप प्लीज वो व्हाइट पेपर पढ़ लें। चले हमारे पास कुछ देखें, कुछ हम पाकिस्तान के इदारों को व्हाइट पेपर पढ़ लें छोड़ दें और ये बता दें इनको जो रशिया की जो मिनिस्टर है ना उनका लेटर हमारे सामने कि ये जो हिकमत अमली की बात कर रहे हैं शौकत, अच्छा एक मिनट ठहरिएगा राना साहब, मसला ये है शौकत तरीन ने कहा कि इमरान खान ने जो 10 नुकाती एजेंडा रखा था, जिसका उन्होंने कहा था कि मुकम्मल हिकमत अमली मौजूद है। शौकत तरीन का बयान है डिसमिसल के बाद रिकॉर्ड पर कि ऐसी कोई हिकमत अमली सिरे से मौजूद ही नहीं थी। 10 पॉइंट की मैं एक पार्टी का जवाब दे रहा हूँ, वो तो खुद शौकत तरीन कह रहे हैं। मैं बता देती हूँ आई वॉज पार्ट ऑफ मिनिस्ट्री, 3 मिनिस्ट्रीज का। मैं आपको बता देती हूँ, अगर हमारी सिर्फ एक सेकेंड, एक में लास्ट बात, मुझे 1 मिनट में, अगर कोई हमारा रोड मैप ना होता तो टेक्सटाइल की जो ग्रोथ है, जो टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट है, वो $20 बिलियन तक ना पहुंचती। अगर हमारी आईटी के एक्सपोर्ट यानी हम $40 बिलियन पर पहुंच गए। हमने रिकॉर्ड टैक्स रेवेन्यू दिया है सर, ये बात नहीं है आप। और जो रशिया की आप बात करें, आप रशिया के मिनिस्टर की जरा उसका लेटर भी पढ़ लेते और उसी के ऊपर मुसद्दिक मलिक साहब अब सारी बातें कर रहे हैं। और व्हाइट पेपर हमारा आप जरूर पढ़िएगा ताकि आपको पता चले कि कितने थिंक टैंक यहाँ पर काम कर रहे हैं। और मैं खुद टेक्सटाइल इंजीनियर हूँ, बीइंग अ टेक्सटाइल इंजीनियर आई वाज पार्ट ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री, और मेरा एक्सपीरियंस है 12 साल का टेक्सटाइल इंडस्ट्री का, टू टेक केयर ऑफ द कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। और इसी तरह से हमारे रोड मैप बड़े क्लियर है। इनके पास लोग नहीं है जो रेंट करते हैं। 1 मिनट देना, ये सियासत तो छोड़ दें। मेरे आलिया साहब ये आ गया, नहीं मैं सियासत नहीं कर डॉक्टर साहब की बात सुन लें, मुझे सियासत क्या करनी है, आपके पास आ रहा हूँ। सुन लेना, चलिए आलिया साहब आप जरा डॉक्टर साहब को 2 मिनट दे दीजिएगा जरा। जी डॉक्टर साहब, जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत 2.5 साल पूरे हो चुके थे, अप्रैल 2021, 2.5 साल की हुकूमत थी, शौकत तरीन ने यह कहा कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने पाकिस्तान की मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया है, उसकी कोई सिमत नहीं है। सर आप मईशत के इंडिकेटर्स देखें, मतलब आप मईशत के इंडिकेटर्स पे बात करें, स्टेटमेंट्स पे तो बात ना करें ना। आप इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पे बात करें। एज एन इकोनॉमिस्ट यू शुड टॉक अबाउट द फैक्ट्स, नॉट अबाउट द स्टेटमेंट्स। और फैक्ट्स क्या कहते हैं? आलिया साहब बात तो करने देना उन्हें। आलिया साहब मैं सारी बातों के ऊपर बात करती हूँ। अच्छा बात तो करने देना उनको, नुक्ता तो आने दें सामने। कहा कि 6% की ग्रोथ 0.5% पर है। मेहरबानी करें, जुमला तो सुन लें। शौकत तरीन ने यह कहा 2.5 साल के बाद बात कर रहे उसकी हुकूमत थी कि तहरीक इंसाफ ने मईशत का बेड़ा गर्क किया है, उसकी कोई सिमत नहीं है, अब इसको ठीक करने में 5 साल लगेंगे। उन्होंने वज़ीर ख़ज़ाना बना दिया तो सेनेटर बना दिया। जब हुकूमत गई तो शौकत तरीन का ये बयान है। चलिए ठीक है डॉक्टर साहब, पॉइंट आ गया। अब मैं ये सवाल राना एहसान अफजल साहब के सामने रखना चाहता हूँ। बिल्कुल सही है डॉक्टर साहब अब जरा मौका दीजिएगा। राइट, मुझे राना एहसान अफजल साहब ये बताइए कि चलिए आप इनका वाइट पेपर भी छोड़ दें, बाकी फैक्ट्स एंड फिगर्स भी। ये जो आलमी इदारे मसलन IMF ने 8 महीने पहले कहा था कि 2023-24 में महंगाई की शरह वो 10% रहने का इम्कान है। उसके बाद फिर ऐसा क्या हुआ कि महंगाई की शरह 22% पे चली गई, और फिर वर्ल्ड बैंक ने कहा था कि जो माशी ग्रोथ है वो 6% तो नहीं डाउन हुई है, कई वजूहत हो सकती हैं, लेकिन 2% तक तो रहेगी। लेकिन ये अब 5 या 4 पर आ गई। तो जो आलमी इदारों के इंडिकेटर्स थे उसको भी आप मीट नहीं कर सके। 1 साल में ऐसा क्या हुआ? और अगर मईशत की सूरत हाल बहुत बुरी होती जो PTI के बारे में आप कहते हैं, तो फिर ये आलमी इदारे जो है वो तो सही एनालाइज कर रहे होते, वो खुद आपको बता रहे होते, या आपके पास उनकी रिपोर्ट्स मौजूद होती कि भाई ये बहुत खतरनाक डाउनफॉल आएगा, माइनस में रेटिंग चली जाएगी या GDP चली जाएगी। तो आलमी इदारों की दी गई जो इंडिकेटर्स हैं उससे भी नीचे आप चले गए, ये क्यों हुआ?
देखें, सबसे पहले तो मैं आपको वो रशिया वाली बात बता दूं कि ये रशिया का ट्रिप लगा के आए, इन्होंने पेट्रोल की तो बात ही नहीं की। उनको महीने बाद ख्याल आया कि अब हम ये भी इसमें शामिल कर दें। टोटल बोगस कहानी। कोई मिनिस्ट्रियल मीटिंग्स नहीं हुई, कोई उसके ऊपर लेटर राइटिंग नहीं हुई। यहाँ आके सफेद झूठ अवाम को भी पता है। जिस तरह इन्होंने आलमी साजिश एक लेटर लिख दिया होगा बीबी, उसके अलावा कुछ नहीं था। अब टोटल आलमी साजिश जिस तरह इन्होंने झूठ और बोगस अवाम को गुमराह किया, इसके अलावा कुछ भी नहीं था। उसको ये कह रहे हैं कि ये इकोनॉमिक प्लान है, जो कि कोई इकोनॉमिक प्लान नहीं था। अब हम पेट्रोल लेने जा रहे हैं, उसको इट हैज टेकन 6 months टू मटीरियलाइज। अब हम उसको फाइनलाइज करने जा रहे हैं। अब आपका जो सवाल का जवाब है, देखें, हम लोगों के हमने IMF का जब मायदा पूरा किया और फिर जिस तरीके से ये चीजें चल रही थी, जो एक्सटर्नल फ्रंट पे जो रिक्वायर्ड था कि हमने डॉलर्स रेज करने थे, वो नहीं हो सके क्योंकि मुल्क की वो फाइनेंशियल कंडीशन नहीं थी जो ये छोड़ के गए जहां हम वो डॉलर्स रेज कर सकते। और उसकी वजह से आपका रुपया डी वैल्यू हुआ। जब डी वैल्यू हुआ तो महंगाई आई, लेकिन ये जो खोखला करके गए थे मुल्क को, IMF के वायदे को जेपरडाइज करके गए थे, ये उसके असरात हैं। मिसाल के तौर पे ये मुल्क तेल तो नहीं बनाता, ये मुल्क तेल नहीं बनाता, इस मुल्क से तेल नहीं निकलता, लेकिन इन्होंने 75 साल की तारीख में पहली दफा पाकिस्तान की पर लिटर। इन्होंने गलत किया, वो कह रहे हैं उन्होंने गलत किया, लेकिन डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब कह रहे हैं कि सियासत से बाहर निकले, सूरत हाल बहुत संजीदा है। वक्त मेरे पास खत्म हो गया। सवाल के लिए भी और जवाब के लिए भी तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी, राना शान अफजल साहब, आलिया हमजा साहबा। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि बहरान इससे कहीं संजीदा है जितना इसको समझा जा रहा है, और अगर एक दूसरे पर हम ब्लेम डालते रहेंगे तो किसी के हाथ कुछ नहीं आएगा, क्योंकि चीज़ें जो है वो बहुत गंभीर हो गई हैं। इसको तमाम लोगों को बैठकर इसका हल निकालने की ज़रूरत है। शायद इलेक्शन से भी ये हल निकल सके, या शायद उसके बाद भी तमाम लोगों को इकट्ठा बैठने की ज़रूरत पड़े। तो बहरहाल संजीदगी की ज़रूरत इस वक्त मुआशी जो मैदान है उसमें ज़्यादा महसूस हो रही है। तमाम मेहमानों का शुक्रिया। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।